कल हमने चंद्र चंद्रमा तक की बात की थी। आज हम शुक्र से बढ़ेंगे। ठीक है। शुक्र शुक्र यदि प्रथम भाव में हो, शुक्र यदि प्रथम भाव में हो तो यह बिरंगी माया का रूप, रंग बिरंगी माया का रूप। अब रंग बिरंगी माया का रूप क्या है? शुक्र को लाल किताब ने अध्यात्म भी कहा है और साथ में माया भी कहा है। तो शुक्र यदि प्रथम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, उसमें आकर्षण होता है। रंग बिरंगी माया, माया क्या है? जिसके पीछे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे यार ये तो कुछ अलग दिख रहा है, वो क्या है? माया है। यह रंग बिरंगी माया का रूप। शुक्र यदि दूसरे भाव में हो तो यह कहा जाता है मोह माया का उम्दा घर। मोह माया का उम्दा घर, सिर्फ मालिक से मांगना ही कमी पूरी करे। यहां मालिक का अर्थ है खुदा। समझ रहे हैं? यहाँ तात्पर्य है कि यदि शुक्र दूसरे में बैठते हैं तो यह भी उम्दा मोह माया है। उम्दा मतलब ऊंचे लेवल का मोह माया है। तो इस कारण दूसरा भाव शुक्र का ही है, बृहस्पति है। अब बृहस्पति शुक्र जो है लाल किताब के अंतर्गत सम होते हैं। बृहस्पति और शुक्र लाल किताब के अंतर्गत सम होते हैं। तो इस स्थिति में भी आप यह देखेंगे कि यदि दूसरे में चंद्रमा हो, व्यक्ति की इच्छाएं तो पूर्ण हो जाती हैं, जो धन चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए उसे भगवान की शरण में जाना पड़ता है। उसे भगवान की शरण में जाना पड़ता है। क्यों शरण जाना पड़ता है? इसलिए क्योंकि नारी मानती है कि शुक्र और गुरु सम है, क्योंकि दोनों गुरु हैं। लेकिन लाल किताब मानती है कि ये दोनों आपस में शत्रु हैं। बृहस्पति शुक्र का शत्रु है। बृहस्पति का शत्रु कौन है? शुक्र है। और शुक्र का शत्रु कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति के घर में गए हैं तो ये अन्य प्रकार से, अनेक प्रकार से मोह माया देते हैं। और जिस मोह माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मैं कहाँ पे उचित कार्य कर रहा हूँ या कहाँ पे अनुचित कार्य कर रहा हूँ। ठीक है। और जहां आपको धन के मामले में खासकर यह पता ना चले कि कहाँ आप उचित हैं या कहाँ अनुचित हैं, तो वहां आप खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। इस कारण यहाँ पे मोह माया का उम्दा घर कहा गया है। यदि शुक्र तीसरे में हो तो यह औरत की इज्जत करने से लाभ। शुक्र तीसरे घर में औरत की इज्जत करने से लाभ। आपने वैदिक में पढ़ा होगा, जब शुक्र तीसरे घर में होता है तो व्यक्ति को विवाह के उपरांत लाभ होता है। और साथ ही शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठता है तो ऐसे जातक के जीवन में उसकी पत्नी उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ठीक है। तो यहाँ एक शब्दों में ही इसे डिफाइन किया गया कि औरत की इज्जत करने से लाभ। मतलब क्या है? मतलब यह कह रहा है यह कि जब स्त्री कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने को तैयार हो तो पुरुषों में कहीं ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है, कहीं और चीजें भी आ जाती हैं। तो उन चीजों को छोड़कर आप उनकी यदि प्रतिष्ठा करते हैं, उनका आप सम्मान करते हैं, तो आपको लाभ होगा। दूसरा, जब आप किसी स्त्री का सम्मान करते हैं तो शुक्र जागृत होगा। शुक्र जागृत होगा तो जहां बैठा है वो भाव जागृत होगा, तीसरा भाव जागृत होगा। ये दोनों जागृत होकर नवम को जागृत करेंगे। तो इस कारण यह कहता है कि स्त्री को सम्मान देना चाहिए यदि शुक्र तीसरे में हो। ऐसे ही शुक्र यदि चौथे में है तो कहता है खुशकी का सफर, ऐश का फल बुरा। खुशकी का सफर, ऐश का फल बुरा। यह जो भाव है चौथा, चौथे का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चौथे कारक में भी देखें तो वहां चंद्रमा आते हैं। दूसरे कारक को लेकर चलें तो वहां शुक्र भी हो जाते हैं, बृहस्पति भी हो जाते हैं, लेकिन संपूर्णतः कारक
चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के शत्रु कौन है? शुक्र है। और शुक्र के शत्रु कौन है? चंद्रमा है। तो इस कारण यदि यहाँ शुक्र बैठते हैं तो क्या हो जाएगा? खुशकी का सफर, ऐश का फल बुरा। यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा ऐशो आराम के पीछे भागता है तो इसे अधिक कठिनाइयां अपने जीवन में झेलनी पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूटिलाइजेशन क्या है? सुख के भाव में है शुक्र, अच्छी बात है, लेकिन सुख के साथ अपने घर में अध्यात्म भी आना चाहिए, तो ये चीजें ठीक हो सकती है। अन्यथा आप अध्यात्म को छोड़कर आप सिर्फ ऐशो आराम के पीछे भागते हैं तो आपके लिए यह फल बुरा लेकर आता है। यदि शुक्र पांचवे में है तो बच्चों से भरा घर परिवार, बच्चों से घरा भरा घर परिवार होता है। यह संतान का भाव है। पांचवा पांचवा भाव संतान का है। यहाँ कौन आया है? शुक्र आया है, जो एक मातृत्व के स्वरूप में भी है, एक स्त्री के स्वरूप में है। इस कारण से यदि यहाँ शुक्र आते हैं तो यह पांच बच्चों से भरा घर परिवार, ये दो तीन चीजों को इंडिकेट करता है। यदि शुक्र यहाँ है तो व्यक्ति अपने दिमाग से, अपने मन से आध्यात्मिक ही होता है। और साथ में यह शब्द समझिए, बच्चों से भरा घर परिवार। बच्चों से भरा घर परिवार क्यों होता है व्यक्ति का? जब व्यक्ति सुखी और संपन्न रहता हो सभी तरीके से। क्योंकि बच्चों से भरा घर परिवार वो ठीक है, लेकिन सुख भी वहां आ रहा है, इस कारण ऐसी स्थिति बन रही है। शुक्र यदि छठे में है तो लाल किताब की जो चीजें हैं वो स्पष्ट करती हैं। वो कहते हैं, वो कहते हैं, लल्लू करे कव्वालिया, दब सिद्धियां पावे। लल्लू करे कव्वालियां, दब सिद्धियां पावे। ठीक है। अब इसका तात्पर्य क्या है कि लल्लू करे कव्वालियां और दब सिद्धियां पावे? इसके कहने का तात्पर्य है कि लल्लू कौन है? लल्लू ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई अता पता नहीं है अपनी चीजों का। ठीक है। उसे कोई नॉलेज नहीं है। लल्लू लल्लू को हम लोग बोलते नहीं, अरे ये तो भाई बेवकूफ है, लल्लू है। तो लल्लू करे कव्वाली, अब ऐसा व्यक्ति कव्वाली कर रहा है जिसको कव्वाली का क्या नहीं पता है। और उसमें भी उसे क्या मिल रही है? दब सिद्धियां पावे, अर्थात 10 प्रकार की सिद्धि उसको मिल रही है। नाम हो रहा है, फेम हो रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है। तो यदि छठे में शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी अजीब काम से, जो बहुत अलग काम है, वैसे काम से भी परमात्मा की कृपा से बरकत मिलती है। परमात्मा की कृपा से ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति प्रतिष्ठा सभी प्राप्त होती है। कोई भी काम करे उसमें परमात्मा की कृपा होती ही है। जी, आगे बढ़ते हैं। शुक्र यदि सातवें में है तो ये क्या फल देगा? यदि शुक्र सातवें घर में हो तो लाल किताब कहता है, जैसा मैं वैसी वो। जैसा मैं वैसी वो। अब यहाँ क्या कह रहा है भाई कि जैसा मैं वैसी वो? तो इसका अर्थ समझिए। यदि यहाँ शुक्र अकेला हो और यदि यह किसी ग्रह के साथ हो तो, यदि शुक्र यहाँ अकेला है तो ये बहुत अच्छा फल देगा। यदि सातवें भाव में शुक्र अकेला बैठा है तो बहुत अच्छा फल देगा आपको। और यदि शुक्र यहाँ अकेला ना बैठा हो, किसी और ग्रह के साथ हो, तो जैसा वो ग्रह होगा वैसा ही इसका स्वभाव हो जाएगा। जैसा वो ग्रह होगा वैसा ही इसका स्वभाव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, जैसा मैं वैसी वो। शुक्र यदि आठवें में हो तो क्या मिलेगा? शुक्र आठवें में हो तो कहता है, जली हुई मिट्टी की चंडाल औरत। जली हुई मिट्टी की चांडाल औरत। अब यह क्या है? शुक्र यदि आठवें में गया तो आठवां भाव क्या है? पीड़ा है।
कष्ट है, आठवां भाव रहस्य है। आठवें भाव में यदि चंद्रमा चला जाए, शुक्र चला जाए या सूर्य चला जाए, तो ऐसा जो व्यक्तित्व है ना, ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय होता है। यह व्यक्ति बोलेगा कुछ और, मन में होगा कुछ और, सोच कुछ और रहा होगा। तो बहुत अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और आठवें भाव को लाल किताब में शमशान कहा गया है। तो शुक्र वहां चला गया, अर्थात क्या है, जली हुई मिट्टी का चांडाल। और यदि किसी को आपको प्रेडिक्शन करना हो तो उसके लिए आप यह कर सकते हैं कि यह जो शुक्र आठवें में है, इस कारण से धन में और स्त्री में, दोनों में से किसी एक चीज की ही आपको प्राप्ति हुई होगी या होती होगी। यदि शुक्र आठवें में है तो धन की प्राप्ति होगी, तो स्त्री पत्नी का संबंध ठीक होगा, लेकिन कुछ समस्या उसमें बनी रहती हो। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि शुक्र नौवें घर में बैठा हो तो मीठी की काली आंधी, मीठी की काली आंधी। नौ घर किसका है? बृहस्पति का है। वहां बैठे कौन है? शुक्र बैठे हैं, बृहस्पति शत्रुता है। तो क्या करेंगे शुक्र? वहां उस घर को खराब कर देंगे। अब कहा, वहां क्या आ रही है? मीठी की काली आंधी आ रही है। काली आंधी आती है तो क्या होता है? आपको दिखना बंद हो जाता है। तो दिखना बंद अर्थात कहाँ दिखना आपको बंद हो जाएगा? आपको दिखना बंद हो जाएगा आपकी ज्ञान पटल पे। अर्थात आप अपनी बुद्धिमत्ता से, जो अपनी ज्ञान से, नव भाव से जो आप विजडम को देखते हैं, अपने ज्ञान को देखते हैं, वह सभी चीजें आपकी वो पूर्णतः कार्य नहीं कर रही होगी। एक काली आंधी रहेगी जिससे आपके ऊपर, आपके आंखों के ऊपर, ज्ञान रूपी आंखों के ऊपर एक पटल पड़ जाएगा। शुक्र यदि 10वें में हो तो ऐसा व्यक्ति काल्पनिक संसार में रहने वाला, काल्पनिक संसार में रहने वाला। लेकिन यदि 10वें भाव में शुक्र बैठा हो, या यदि कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में हो, शुक्र दशम में, यदि शनि दशम में हो, या शनि अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में कहीं बैठा हो, तो ऐसे शुक्र को फिर धर्म की मूरत कहते हैं। एक क्या है? एक आपका है काल्पनिक संसार में रहने वाला, कल्पनाओं में अपने जीवन को जीने वाला। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है वो आकर्षण भी है, शुक्र फिल्म सिटी भी है। क्योंकि फिल्म सिटी राहु है, बुध है, लेकिन ग्लैमर जो है वो शुक्र है। तो वहां कल्पना भी आ गया। लेकिन यदि शनि अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में है तो शुक्र धर्म की मूरत होता है, इसलिए इसे अध्यात्म से भी जोड़ा जाता है। जी। शुक्र यदि 11वें में हो, शुक्र यदि 11वें में है तो लाल किताब कहता है हसीन मर्द या औरत, माया के लिए घूमता हुआ लट्टू। हसीन मर्द या औरत, माया के लिए घूमता हुआ लट्टू। आपने एक चीज पे गौर किया होगा, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो, 3 7 11 जो भाव है, 3 7 11 जो भाव है, और 2 6 10 जो भाव हैं, उन सभी भाव में आपको माया से कनेक्शन मिल रहा होगा। हसीन मर्द या औरत, माया के लिए घूमता हुआ लट्टू। माया क्या है? आपका लोभ है, आपका काम है, आपके जो इतने डिजायर हैं वो है माया। तो उस माया के लिए आप घूम रहे हैं। नित्य आपके अंदर एक नए विचार आ रहे होंगे, आज ये हो जाए बाबू, आज वो हो जाए, उसके लिए आप पूरा एफर्ट अपना लगा रहे हैं। भैया ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर ले, वो कर ले। तो वो क्या है? माया के लिए घूमता हुआ लट्टू। शुक्र यदि 12वें में हो तो यह पूर्ण रूप से देवी, पूर्ण रूप से देवी, पूर्ण रूप से देवी, अर्थात देवी क्या करती हैं हमारे जीवन में? भव सागर को पार करने वाली हैं, भव सागर को पार करने वाली है। और जब हम लोग सभी हम्म, और
जब हम लोग सभी, जब श्राद्ध होता है ना, तो श्राद्ध में एक दान होता है जिसे बैतरणी या गौदान कहते हैं। बैतरणी पार करना, गौदान। तो यदि किसी व्यक्ति कुंडली में 12वें में शुक्र बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति के लिए वो शुक्र क्या है? पूर्ण रूप से देवी है, यानी भव सागर को पार करने वाली वो गौ है आपकी। इसलिए शुक्र वहां कालपुरुष कुंडली में लाल किताब में उच्च के होते हैं। आपको मोक्ष से, आपके धर्म से आपको पार लगाने वाला कौन है? तो वो शुक्र है, आपको पार कर देगा। मंगल। मंगल यदि पहले भाव में है, तो यह इंसाफ की तलवार या पुच्छल तारा। इंसाफ की तलवार या पुच्छल तारा। अब इंसाफ की तलवार क्या है? मंगल राजा के पास बैठा है, और जब सेनापति राज करने लगता है, राजा अपनी बुद्धि से सोचता है, शुद्र है, अपनी बुद्धि से सोचेगा। लेकिन जब सेनापति राज करने आता है ना, तो सेनापति खुद सोचता नहीं है, उसकी तलवार से सोचती है। अर्थात सेनापति को सिर्फ इतना पता होता है कि भाई जितने गलती की है उसे मारना है, और कुछ नहीं। तो क्या है? इंसाफ की तलवार है, कि बीच में सोचता कुछ नहीं है, जो करना है कर दो, जो होना है हो जाएगा। यदि दूसरे घर में मंगल हो, तो यह भाइयों का पालक, भाइयों का पालक अर्थात अपने घर परिवार, अपने कुटुंब को, अपने भाइयों को पालने वाला, उन पे ध्यान देने वाला, अब उनकी जरूरतों को देखने वाला। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति ना करे, यदि ऐसा व्यक्ति ना कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा? उसका मंगल अशुभ हो जाएगा। वैसे ही मंगल जिसका लग्न में बैठा है, अब ऐसा व्यक्ति को इंसाफ से कोई मतलब ही ना हो, कि भाई हाँ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, सही हो रहा है सही हो रहा है, तो उसका मंगल क्या हो जाएगा? वहां अशुभ हो जाएगा, वो अशुभ परिणाम देने लगेगा। यदि तीसरे में मंगल हो, तो व्यक्ति दूसरों के लिए शुभ, दूसरों के लिए शुभ, खुद के लिए ऐसे जैसे चिड़िया घर में कैद एक से। अब इसे समझिए, यहाँ आकर मंगल जो है वो इफ्लेक्टेड क्यों हो गया थोड़ा। तीसरा घर बुध का मंगल का दोनों का है। तो बुध मंगल में शत्रुता चलती है, तो मंगल यहाँ आकर सभी दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, अर्थात दूसरों के लिए मददगार है, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करने वाला है, भाइयों के लिए, लोगों के लिए परिश्रम करने वाला है। दूसरों के काम में यह यदि चला जाए तो अगले के काम हो जाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति यदि खुद का काम करने चले, तो क्या हो जाएगा? जैसे चिड़िया घर में बंद एक शेर। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन लगती है, वो क्या है? यदि मंगल सिर्फ तीसरे घर में अकेले बैठा हो, तो ऐसी स्थितियां आपको बनती हुई मिलती हैं। यदि चौथे घर में मंगल हो, तो जलती हुई आग, जलती आग, वधी का सरदार, जलती आग, वधी का सरदार। अबे क्या है? जलती हुई आग, बदी का सरदार। बदी का मतलब होता है बदला। और जलती आग अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है, यदि ऐसे व्यक्ति को किसी ने एक थोड़ा सा कोई परेशानी दे दी, या फिर ऐसा व्यक्ति, किसी भी प्रकार से व्यक्ति किसी ने कुछ कर दिया, तो इसके दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि भाई मुझे उससे बदला लेना है। बदी का सरदार है, इसे बदला लेना ही है, मुझे उससे किसी भी स्थिति में बदला लेना है तो लेना है, बात खत्म। उसने मुझे गलत बोला है, मैं भी उसे बोलूंगा। उसने मुझे झापड़ मारा है, मैं भी मारूंगा, तय है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? दूसरे से बदले की तीव्र भावना रखता है। अब तीव्र भावना क्यों यहाँ आ गई? क्योंकि यह जलती हुई आग है, इस कारण ही।
यदि मंगल पांचवे में हो तो यह रईसों का बाप दादा, रईसों का बाप दादा। लेकिन यदि यह घर से बाहर रहे तो औलाद पर बुरा प्रभाव। अब पांचवें घर में यदि मंगल हो तो बहुत अच्छा है, उस व्यक्ति के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन यदि उस घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर में ना रहकर घर से बाहर रहें तो क्या हो जाएगा? तो जो घर में लोग रहेंगे, जो उनके बच्चे घर में रहेंगे, उन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं, बृहस्पति और मंगल भी आपस में मित्र हैं। मित्र के घर में मित्र गए हैं तो स्वागत सत्कार तो मंगल का होगा ना, और बहुत अच्छे स्वागत सत्कार किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ मिल रही हैं। अब यहाँ क्यों ऐसा कह रहा है कि बाप दादा अर्थात पिता और दादाजी यदि घर से बाहर हों तो बच्चे को समस्या होती है। पिता और दादा कौन है? बृहस्पति है। उस घर का कारक कौन है? बृहस्पति है। यदि वो ही नहीं रहेंगे घर में तो चीजें क्या होंगी फिर? वहां समस्या आ जाएगी। इस कारण ऐसी स्थिति बन रही है। यदि सातवें में मंगल बैठा हो तो मीठा हलवा, मीठा हलवा और मनहूस बदकिस्मत। अब दो चीजें यहाँ दिया है, एक मीठा हलवा है, एक मनहूस बदकिस्मत। कहने का तात्पर्य है कि यदि मंगल यहाँ अच्छी अवस्था में हो, मंगल नेक हो। मंगल नेक और मंगल बद मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है, क्या मंगल नेक है क्या मंगल बद है। यदि मंगल नेक यहाँ हो तो यह मीठे हलवे की तरह काम करेगा। अर्थात मंगल शुभ हो तो मीठा हलवा है, क्योंकि शत्रु को हनन करने के लिए वहां बैठा है मंगल। लेकिन मंगल यदि बुरा हो गया है, मंगल बद हो गया, तो यह मनहूस और बदकिस्मत हो जाएगा। अर्थात मंगल छह में ऐसे बैठा है तो बहुत अच्छा आपके लिए, शत्रु के लिए बहुत अच्छा है। आपके शत्रु को, आपके लोन को या धीरे धीरे आपके पास से हटाते ही रहेगा, आपके पास ये चीजें नहीं रहने देगा। लेकिन यदि मंगल बद है तो यहाँ पे चीजें आपको उल्टी ला के देगा। अर्थात यह आपके जीवन में शत्रु को भी लेकर आएगा, कर्जे को भी लेकर आएगा, और आपके जीवन में डिजीज को भी लेकर आएगा। यदि मंगल सातवें में, ये जो बातें हमने की है वो सातवें घर की है। ठीक है। अब पुनः हम एक बार, छठा छूट गया था, छठे पे आ जाते हैं। यदि मंगल छठे में बैठा हो तो छठे के लिए तरसे की औलाद, तरसे, तरसे में की औलाद। तरसे में की औलाद का क्या मतलब है? तरसना किसे कहते हैं? तरसे में की औलाद, तरसना किसे कहते हैं? कि वे व्यक्ति बहुत तरसता हो अपने संतान के लिए, कि भाई मुझे संतान की प्राप्ति हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। तो यह जो संतान है, अर्थात यदि छठे में किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल आया हो तो वह वो संतान है जिसको माता पिता ने बहुत फरियाद करके बुलाया है। बहुत फरियाद करके, बहुत भगवान से मिन्नतें करके इस संतान को माता पिता ने प्राप्त की है। इसलिए यह तरसे में की औलाद है। सातवें की बात हमने की। आठवां, यदि आठवें में मंगल हो तो यह मौत का फंदा, फांसी की जगह, मौत का फंदा, फांसी की जगह। तो यदि आठवें में आपका मंगल हो तो निश्चित ही यह आपके मृत्यु का कारण बनता है। क्या है? मौत का फंदा। मौत का फंदा क्या है? मृत्यु हमें देती है। तो फांसी की जगह, तो यह हमारे मृत्यु का कारण बनता है मंगल। यदि नौवे में मंगल हो तो नौवे घर में मंगल
बुजुर्गों के बल बल पर चलता तख्ते शाही या बदनामी। बुजुर्गों के बल पर चलता तख्ते शाही या बदनामी। अब बुजुर्गों के बल पे चलता तख्ते शाही, तख्ते शाही का मतलब है कि भाई एक राज घराना है, एक राज परिवार है, वो चल रहा है किसके बल पे? बुजुर्गों के बल पे। बुजुर्ग कौन सा भाव है? नौवां भाव है। लेकिन कब? जब मंगल नेक होगा तब। यदि मंगल बद होगा तो ये चीजें यहाँ घटित नहीं होते हुए मिलेंगे। यहाँ फिर क्या हो जाएगा? यह बदनामी का कारक हो जाएगा। बुजुर्गों के बल पे चलता तख्ते शाही या यह बदनामी का कारक। मंगल नेक है तो तख्ते शाही, मंगल बद है तो बदनामी। मंगल यदि 10वें में बैठा है तो यह चींटी के घर में भगवान। चींटी के घर में भगवान। अब चींटी घर में भगवान मतलब समझिए, यह व्यक्ति जो है वो एक राजा की तरह होता है। क्यों? वो शनि का घर है, हार्ड वर्क का है, मंगल वहां पहुंचा है, मंगल हार्ड वर्कर है, मंगल 10वीं राशि में उच्च का होता है। तो चींटी के घर भगवान आ गए, अर्थात दसम में मंगल, शनि मंगल माफ कीजिए, मंगल बैठा हुआ बहुत बेहतर फल देने वाला है, बहुत ही अच्छा फल देने वाला है, बिल्कुल खराब नहीं। यह राजा जैसा होता है। यदि मंगल 11वें में बैठा हो, तीन कुत्ते रखने मुबारिक। तीन कुत्ते रखने मुबारिक। वरना गरीबी का कुत्ता भौंके। वरना गरीबी का कुत्ता भौंके। तीन कुत्ते रखने मुताबिक, वरना गरीबी का कुत्ता भौंके। अब तीन कुत्ते अर्थात आप समझ रहे होंगे कि यह तीन कुत्ते को दर्शा रहा है कि तीन कुत्ते यहाँ होने चाहिए। शब्द यहाँ गलत है, ऐसा लिखा जाना नहीं चाहिए। तीन कुत्ते में तीन चीजों को लेकर आता है। एक साला को लेकर आता है, एक कुत्ता को लेकर आता है, दो कुत्ता और एक साला को लेकर आता है यहाँ पे। तो अर्थात यदि इसे हम अच्छे शब्दों में कहें, क्योंकि ये जो पूर्णतः लिखी है वो पंजाब की, जो पंजाब या कहें जो अरबी है उसमें लिखा है। तो घर में एक कुत्ता को पालना, साला को साथ रखना, वो अच्छा होता है। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो वरना गरीबी के कुत्ते भौंकें, वरना घर में गरीबियां व्याप्त हो जाती हैं। यदि 12वें में मंगल बैठा हो तो यह मंगल अच्छा फल देने वाला होता है। यहाँ मंगल अच्छा फल देने वाला होता है, हर प्रकार से अच्छे रिजल्ट आपको देता है। अब बात कर लेते हैं बुद्ध की, क्योंकि यह जो हम लोग व्याख्या कर रहे हैं वो सिर्फ संक्षिप्त है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ एक, इसे आप बीटीआर में यूज करेंगे, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, जैसे आपके पास कोई कुंडली आई है, आपको तो राशियों पे कोई गणना करनी नहीं है, आप सिर्फ ग्रहों पे गणना करेंगे। लेकिन यदि अगले का डेट ऑफ बर्थ गलत है तो चंद्रमा इधर से उधर और कोई ग्रह इधर से उधर, या लग्न भी बदल गया तो ग्रह भी इधर से उधर हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, एक एक भाव में एक एक प्रेडिक्शन, तो उससे आप अगले व्यक्ति का बीटीआर कर लेंगे कि हाँ यह जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है उसका बर्थ टाइम सही है या गलत है। तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए यह आपकी सहायता करता है। बुध यदि प्रथम भाव में बैठा हो तो यह बताता है राजा या हकीम, मगर खुदगर्ज और बदनाम।
राजा या हकीम मगर खुदगर्ज और बदनाम। मैंने याद होगा पराशरी की हर कक्षा में जिसमें बुद्ध की बात हुई तो मैंने सिर्फ यही कहा, यह व्यापारी है, शुद्ध व्यापारी है। अशुद्ध व्यापारी क्या होता है? खुदगर्ज होता है। तो ऐसा व्यक्ति या तो डॉक्टर हो सकता है, या तो ये अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, लेकिन क्या होगा? यह खुदगर्ज होगा और बदनामी हो सकता है। ठीक है। बुद्ध यदि दूसरे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति योगी राजा, योगी राजा, ब्रह्मज्ञानी मगर मतलब परस्त। पुनः यहाँ वही शब्द आया है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होगा, ब्रह्म को जानने वाला होगा, इसके पास बुद्धि होगी, योगी होगा, लेकिन मतलब परस्त होगा। सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं होगा इस व्यक्ति के पास। आपसे मतलब होगा, राहुल जी से मुझे काम है, तो मैंने कहा राहुल जी हमारा एक काम है, आप कर दीजिए। फिर हमें विष्णु जी से काम हो गया, हम विष्णु जी को पकड़ लिए, हाँ विष्णु जी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा मतलब है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे कोई हमें मतलब नहीं। वो बुद्ध दूसरे का है। यदि बुद्ध तीसरे में बैठा है तो यह इस घर में बुद्ध को थूकने वाला कोढ़ी कहा गया है। इस घर में बैठे हुए बुद्ध को थूकने वाला कोढ़ी कहा गया है। यह भाव जो है मंगल का भी है और बुद्ध का भी है। तो जब यहाँ मंगल आएंगे तो भी वो खराब होंगे, बुद्ध आएंगे तो भी वो खराब होंगे। तो यदि यहाँ बुद्ध बैठे हों तीसरे में तो ऐसे व्यक्ति को सारी शरीर में त्वचा संबंधित समस्या देते हैं। कहीं ना कहीं उसके शरीर में निश्चित में त्वचा संबंधित समस्या होती है। यह प्रैक्टिकली भी देखा गया है। आपसे जो कहा जाता है कि ठोक बजा के आप लिख के कह सकते हैं कि हाँ भैया आपके त्वचा में, आपके स्किन में किसी न किसी प्रकार समस्या है। बुद्ध यदि तीसरे में हो तो। बुद्ध यदि चौथे में है तो ऐसा व्यक्ति राजयोग या हुनरमंद होने का कारक, राजयोग या हुनरमंद होने का कारक। अब बुद्ध चौथे में है तो ऐसा क्यों है भाई? चौथा भाव क्या है? मातृत्व है, चंद्रमा का घर है, और यह हुनरमंद होने का कारक भी है। हुनरमंद होने, हुनरमंद अर्थात अनेक प्रकार की चीजें, जैसे क्या व्यक्ति ज्ञानी भी होगा, इस व्यक्ति को ड्राइविंग भी आती होगी, इस व्यक्ति को इंजीनियरिंग भी आती होगी, यह व्यक्ति आईटीआई भी किया होगा, यह व्यक्ति आईआईटी भी किया होगा, यह व्यक्ति सिविल सर्विस को भी निकाला होगा। अर्थात बहुत प्रकार के गुण इस व्यक्ति में मौजूद होंगे यदि बुद्ध चौथे में हो तो। बुद्ध यदि पांचवे में है तो खुशहाली का कारक और मुंह से निकला वाक्य उत्तम फल दे। खुशहाली का कारक तो बुद्ध यदि पांचवे में होता है ना, ये अक्सर देखा गया है, सत्य भी है। तो ऐसा व्यक्ति के मुख से अचानक कोई बातें निकल गई कि हाँ ऐसा हो जाएगा, तो वो निश्चित ही सत्य होता है। अब वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, अच्छा बोलेगा तो भी सत्य हो जाएगा, बुरा बोलेगा तो भी सत्य हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि इस व्यक्ति से आपको अच्छी चीज लेनी है या बुरी चीज लेनी। और यह खुशहाली का कारक अर्थात यह व्यक्ति को खुश रखता है, क्योंकि क्रिएशन का भाव है और डेवलपमेंट का भाव है, शिक्षा का भाव है, तो हाँ बुद्ध जाकर खुश ही हो रहा है, वो अच्छा है। यदि बुद्ध छठे में है तो यह गुमनाम योगी, दूसरों के लिए राजा, गुमनाम योगी है और दूसरों के लिए राजा है। मतलब क्या है इसका? ऐसा व्यक्ति यदि कोई लाभ भी अर्जित करता है, बुद्ध यदि छठे में बैठा हो, लाभ भी अर्जित करता है, तो अपने अपने लिए ना करके अपने परिवार के लिए करेगा, अपने लोगों के लिए करेगा। यदि या कुछ भी करेगा तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के करने के पीछे कारण इसका परिवार होगा और लोग होंगे, या खुद के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्यों यहाँ शब्द क्या आया है? योगी आया है। अब योगी अर्थात उसे तो भाई भौतिकता से कोई मतलब नहीं है, वही योगी।
आजकल तो भौतिकता सभी के पास है, तो ऐसा व्यक्ति योगी कैसे हो सकता है? तो योगी उसे परिस्थिति बना देती है। अर्थात वह मेहनत पे मेहनत किया चला जाएगा, लेकिन वो किसके लिए? लोगों के लिए। बुद्ध यदि सातवें घर में हो तो यह दूसरे को तारने वाला, और सच में इसे तारनहार कहा गया है। बुद्ध यदि सातवें में है, बुद्ध यदि पांचवें में है, ऐसा व्यक्ति आपका तारनहार है, तार देगा। या जिसके साथ आ गया, मान लीजिए विष्णु जी की कुंडली में सातवें में बुद्ध बैठा है, और यह ऐसा व्यक्ति यदि विष्णु जी किसी के साथ लग गए उसके काम में, विष्णु जी का काम हो चाहे नहीं हो, अगले का काम हो जाएगा। सत्य है। या फिर विष्णु जी कुंडली में सप्तम में बैठा हो बुद्ध, इनसे आप कहीं किसी दुकान की ओपनिंग करवा दीजिए, देखिए वो दुकान ऐसी चलेगी कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वो उनके लिए कोई काम का नहीं है, वो लोगों के लिए तारनहार है, लोगों को तार देंगे वो। बुद्ध यदि आठवें में है तो कोढ़ी और आर्थिक नुकसान करने वाला। बुद्ध आठवें में हो तो ऐसे व्यक्ति को एक न एक बार करोड़पति जरूर बनाता है, लेकिन यह आर्थिक नुकसान भी कराता है। क्यों? अब करोड़पति क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि जब तक ये आपको देगा नहीं, तब तक वो आपसे लेगा कहाँ? तो पहले आपको देगा, उसके बाद आपसे लेगा। और शरीर में त्वचा संबंधित रोग भी यह देता है। बुद्ध यदि नौवें घर में हो तो यह कोढ़ी या राजा, कोढ़ी या राजा। अब यह कैसे तय होगा कि बुद्ध नौवे में बैठा हो तो यह कोढ़ी है या राजा है? बुद्ध यदि अकेला बैठा हो तो एक राजा है वो। बुद्ध यदि अकेला बैठा हो तो वो एक राजा है। और बुद्ध यदि कोई ग्रह के साथ बैठा है तो वो एक कोढ़ी है। ठीक है। तो कोढ़ी क्या होगा, राजा क्या होगा, वो आप लोग समझ सकते हैं। राजा अर्थात मान सम्मान पाने वाला, आसपास लोग रहने वाले। बुद्ध यदि दशम में हो तो व्यक्ति आर्थिक हालत अच्छी, आर्थिक हालत अच्छी, दूसरों की खुशामद करने वाला। दसम भाव किसका है? शनि का है। और बुद्ध के मित्र में कौन आते हैं? शनि आते हैं। शनि के मित्र में कौन आते हैं? बुद्ध आते हैं। तो बुद्ध कहाँ गया? अपने मित्र के घर गया है। तो आपको आर्थिक हालत जो है वो अच्छी करा देगा, लेकिन खुशामद करने वाला। अब खुशामद क्यों करेगा? जैसे मुझे राहुल जी से कोई काम कराना अपना हो, ठीक है, हम व्यापारी हैं, भाई आप कर दीजिए ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, ज्यादा नहीं लेना है, डेव सॉफ्टवेयर तो ही बनाना है, इतना ले लीजिए इतना ले लीजिए। मतलब आपके आगे पीछे करके आपसे वो रेट कम करा लेगा। तो ये क्या है? खुशामद करने वाला। यदि बुद्ध 11वें में बैठा हो तो व्यक्ति दौलतमंद मगर उल्लू जैसा, दौलतमंद मगर उल्लू जैसा। अबे क्या है भाई कि दौलतमंद है लेकिन उल्लू जैसा है? उल्लू को अंधेरे में दिखता है। माँ लक्ष्मी का जो सवारी है वो उल्लू ही होता है। और जब आप बड़े बुजुर्ग के पास बैठेंगे तो वो लोग एक दो कहावत बोला करते हैं। वो लोग कहते हैं कि उल्लू इसलिए माँ की सवारी है क्योंकि जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो वो आता है और लेके चला जाता है। ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे यही स्थिति बनती है कि बुद्ध 11 में है तो दौलतमंद तो बनाता है लेकिन बुद्धि नहीं देता है, बुद्धिहीन कर देता है। तो यहाँ कहा जाता है कि उल्लू के गले में रुपये की माला। भैया जितना चाहो इससे आप ले लो, ये उल्लू है, रुपये की माला इसी गले में पड़ी हुई है। लेकिन यह कब अच्छा फल देता है? यह 34 साल के बाद आपको बहुत अच्छा फल देता है। कोई समस्या उसमें आपको नहीं था, बहुत अच्छा फल देता है। यदि बुद्ध 12वें में हो तो यह ऐसे जातक को स्वभाव से अच्छा बनाता है।
किंतु रात का दुखिया होगा। रात का दुखिया अर्थात 12वां भाव क्या है आपका? नींद है। तो आपके नींद में थोड़ी समस्या देगा, और रात में थोड़ी आपको बेचैनी और खासकर बुद्धि में यह समस्या देगा, क्योंकि 12वें में बुध होना वो खराब माना जाता है। तो 12वें में बुध है तो स्वभाव का अच्छा होना, लेकिन ऐसे और स्थितियों में जैसे सर में दर्द, नींदों की कोई समस्या, ये सब कब होता है? जब बुध आपके खराब हो, या बुध या आपने अपने घर में छत के ऊपर मिट्टी या कोई पौधा रखा हो, तब आपके घर में ये सारी समस्याएं, मेंटली ज्यादा समस्याएं होती हैं। क्योंकि वहां बुध क्या होता हो जाता है? पीड़ित अवस्था में हो जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शनि के ऊपर। शनि यदि आपके कुंडली में पहले घर में हो, तो यह शनि यदि मंदा हो तो 3 गुना बुरा, यदि उम्दा हो तो 3 गुना अच्छा। अर्थात यदि शनि कम डिग्री के हैं या पीड़ित हैं, तो यह 3 गुना आपको बुरा करते हैं। यदि यह उच्च डिग्री में अच्छे हैं और कुंडली में शत्रु से ही पीड़ित नहीं है, तो यह 3 गुना अच्छा देते हैं। लेकिन हमने तो सदैव यही पढ़ा है कि शनि जो है वो, लेकिन हमने तो सदैव यही पढ़ा है कि 12वें भाव में, ये माफ कीजिए, लग्न में शनि बैठा हुआ खराब ही होता है। मंदा और कैसे होता है उसे समझिए। यदि आपकी कुंडली में चौथे में, 7वें में या 10वें में शनि का कोई भी शत्रु ग्रह बैठ जाए, शनि का कोई भी शत्रु ग्रह बैठ जाए, या राहु केतु उनके साथ बैठ जाए, तो राहु मंदा, शनि मंदा हो जाता है। या शनि कम डिग्री का हो, तो भी शनि यहाँ मंदा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना ही है शनि को लेकर लग्न में, कि हम लोग सही मानते हैं कि प्रथम भाव में शनि को आना खराब होता है। लेकिन तब खराब होता है जब केंद्र के और सभी स्थानों में शनि के शत्रु ग्रह बैठे हों, शनि के शत्रु ग्रह बैठे हों, तब तब ऐसी समस्या होती है, अन्यथा नहीं होती है। दूसरे घर में यदि शनि हो, तो यह गुरु चरण में कहा गया है, गुरु चरण में कहा गया है। मतलब यह कि यह बृहस्पति के घर में गया है, बृहस्पति के घर में गया है। और शनि क्या है? एक सेवक है। सेवक कहाँ गया? गुरु के पास गया। तो यह गुरु, गुरु के चरण में गया है, अर्थात यह कोई नुकसान आपको नहीं देता है। ठीक है। आगे, वैसे ही यदि तीसरे घर में शनि हो, तो और शनि यदि मंदा हो, तो यह 2 गुना बुरा फल देता है। और इससे बुरा क्यों है? क्योंकि इससे ठीक सामने आपका भाग्य है, और यह बहुत हार्ड हार्ड वर्क आपसे कराता है। और शनि का एक और काम यह है कि यह आपको आपके जीवन में 36 साल के बाद आपको उन्नति देता है। बस जहां भी बैठा हो, आपको 36 साल तक आपको बहुत परेशान करता है, 30 36 तक बहुत परेशान करता है। और 30 36 के बाद ही आपके जीवन में एक ऊंचाई को ला कर देता है। तो इस कारण इसे बुरा कहा गया है। यदि चौथे में शनि हो, तो ऐसा सांप जो पानी में रहे, ऐसा सांप जो पानी में रहे जिसमें जहर नहीं होता, जिसमें जहर नहीं होता। अबे क्या है? यह मेंटली आपको परेशान कर देगा। जैसे पानी में यदि आप सांप को देख लेते हैं तो आप डर जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं अरे यार ये तो सांप है, वो पानी वाला है, ये काटेगा नहीं, छोड़ो। तो मतलब मेंटली आपको परेशान कर देगा, लेकिन विशेष आपको हानि यह नहीं पहुंचाएगा। तो मानसिक रूप में यह अच्छी स्थिति चौथे भाव में शनि नहीं देता है।
लेकिन चौथे भाव में शनि हो तो ये आपको बहुत बेहतर 30 साल की आयु के बाद बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जाता है और आपको वो सारी चीजें प्राप्त कराता है जो आपको प्राप्त होनी चाहिए। यदि 5वें में शनि हो तो इसे बच्चे घर वाला सांप कहा गया है, यानी बुरा। कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसे रूपचंद्र जोशी जी ने लाल किताब में बच्चे खाने वाला सांप भी कहा है। तो शनि यदि 5वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान की प्राप्ति बहुत कष्ट से होती है। यदि संतान की प्राप्ति हो भी जाए तो यह संतान में समस्या देता है। और 5वें में यदि शनि है तो यह भी आपको समस्या देगा, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं, तो संतान में यह डिले भी आपको कराएगा। छठा भाव, छठे घर में यदि शनि बैठे हो तो यह किस्मत का लेख, किस्मत या लेख की सिहाई। छठा भाव क्या है? आपके 6 प्रकार के अवगुण हैं। यह किस्मत का या लेख की सिहाई क्यों? छठा भाव क्या है? आपका स्वयं का प्रारब्ध भी है। प्रारब्ध आप कहाँ से देखते हैं? आप छठे से ही प्रारब्ध को भी देखते हैं। तो इस कारण ही यह आपके किस्मत या लेख की सिहाई को दर्शाता है। यह भी बताता है कि आप जैसा कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार ही आपको रिजल्ट ही मिलेगा। और शनि यदि छठे में बैठे हैं और शनि की दशा में आपको कोई समस्या आ रही है तो वह आपका प्रारब्ध है। शनि यदि 7वें में हो तो इसे विधाता रूपी कलम कहा गया है। इसे विधाता रूपी कलम कहा गया है। अब विधाता रूपी कलम क्यों? विधाता का कलम क्या है? हमारे कर्म लिखना। शनि सप्तम में क्या हो जाएगा? उच्च का हो जाएगा। जब यह उच्च का हो जाएगा तो आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिख सकते हैं, अर्थात यह विधाता रूपी कलम है। यदि 8वें में शनि चले जाएं तो यह शनि आपको, यह हेड क्वार्टर कहा गया है इसे। यह दोनों प्रभाव को देता है, यह अच्छा भी देता है बुरा भी देता है। आपके आयु के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्जिविटी के लिए, लेकिन यह आपको कष्ट देने के लिए भी है, क्योंकि कालपुरुष का कष्ट कौन है? शनि है। और शनि कारक कहाँ के हैं? 8वें के हैं, वहीं गए भी हैं। तो इस कारण यह अच्छे भी परिणाम आपको देता है, बुरे भी परिणाम देता है। यदि 9वें घर में शनि हो तो इसे कलम विधाता कहा है। कलम विधाता, वो घर किसका है? गुरु का है। वहां कौन गया है? शनि गया है। तो एक जगह 7वें में इसे कहा गया विधाता रूपी कलम, अर्थात वो कलम है जिसे आप खुद लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा क्या, क्या कहा गया है? कलम विधाता कहा है। मतलब आपके विधाता ने जो आपके लेख को लिख दिया, वही लेख आपकी है 9 भाव को लेकर, वह बदल नहीं सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, गुरु और शनि। लेकिन यह घर के जो पुरुष वर्ग है, जो घर का पुरुष वर्ग है, उनके लिए यह अच्छा माना जाता है। शनि यदि दशम में हो तो ऐसा इंसान को अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है, क्योंकि हार्ड वर्क है और वहां उसका ही कारक गया है। वैसे व्यक्ति को अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। जब आप शनि की दृष्टि भी यहाँ से आप देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें में, शनि की 7वीं दृष्टि चौथे में, और शनि की 10वीं दृष्टि 7वें में। मतलब क्या है? सिर्फ छोटा सा ही इसका मतलब है कि यह अपने कर्मों से ही इन तीनों घर को बनाएगा जो श्रेष्ठ है। 12वां अध्यात्म और खर्चे इन्वेस्टमेंट के लिए, चौथा जो है वो आपके घर के लिए,
और 10वां जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, सभी चीजों के लिए। तो इस कारण जब तक आप अपने मेहनत को करते हैं, अपने कर्मों को करते रहेंगे, तब तक चीजों की प्राप्ति आपको होती ही रहेगी। यदि 11वें में शनि हो तो लिखे विधाता खुद, लिखे विधाता खुद, विधाता, लिखे विधाता खुद विधाता, मतलब क्या है? यदि 11वें में बैठा हो तो यह अति शुभ माना गया है। लिखे विधाता खुद विधाता, विधाता कौन है? अपने लिए यह व्यक्ति स्वयं है। यह स्वयं अपनी इच्छाओं को, स्वयं अपने बारे में सब कुछ लिख सकता है। जो चाहेगा वो चीजें इसे प्राप्त हो सकती हैं। तो बहुत शुभ माना जाता है 11वें में। यदि 12वें में शनि हो तो यह क्या है? कमल विधाता आराम पसंद, कमल विधाता आराम पसंद, यह अच्छा नहीं माना गया है। 12वें भाव में शनि को जाना यह अच्छा नहीं माना गया है लाल किताब के अनुसार। क्योंकि जो हार्ड वर्कर है उसे आराम दे दीजिए आप, तो वो समस्या क्रिएट हो जाएगा उसके लिए। ऐसे लिखा किसने है? विधाता ने। तो ये भी चीजें यहाँ आ रही है। तो आज हमने पढ़ा शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में, बुध बुध के बारे में, और शनि के बारे में। अगली कक्षा में हम लोग राहु और केतु को समझेंगे। उसके बाद जो पर्टिकुलर सभी ग्रह हैं उन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि वो अकेले क्या फल दे रहे हैं, 2 के साथ क्या फल देंगे, 3 के साथ क्या फल देंगे, उनके उपाय क्या हैं। उसे विस्तार से हम अगली कक्षा से